हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रूसो के सामान्य परिचय को देखेंगे। नॉर्मली हम देखेंगे कि रूसो कौन है, रूसो ने क्या क्या काम किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है, देखो दोस्तों, हम यहाँ पर रूसो के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हमें रूसो का एक चैप्टर पढ़ना है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब रूसो ने कई सारे सिद्धांत दिए हैं, उसने कई सारे टॉपिक्स मतलब बताए हैं। कहने का मतलब है कि हमें इस चैप्टर में कई सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। अब हर एक टॉपिक पर मैं अलग-अलग लेक्चर ला रहा हूँ ताकि काफ़ी आसान हो जाए हर एक टॉपिक को कवर करना और उसे समझना। क्योंकि अगर हम एक वीडियो बनाएँगे तो वो वीडियो हद से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और वो ये तो भाई चैप्टर है, और अगर ये चैप्टर फ़िल्म जितना लंबा हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हर एक लेक्चर में हम एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, हर एक लेक्चर को आप ज़रूर देख लेना। ये लेक्चर 1 है, तो आप हर एक लेक्चर को देख लेना क्योंकि सभी लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। चलिए दोस्तों, वैसे आप लोग समझदार हैं और आप इतने बड़े मतलब लेवल पे आप पढ़ रहे हैं तो आप काफ़ी जानते ही हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर आते हैं। उम्मीद है मुझे कि आप वीडियो को पूरा ही देखेंगे। देखो दोस्तों, ज्यां जाक रूसो आधुनिक युग का एक प्रतिभाशाली फ्रांसीसी दार्शनिक था। वह जिनेवा में पैदा हुआ जहां उसके फ्रांसीसी पूर्वज 16वीं शताब्दी में बसे हुए थे। बचपन में उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन दिनों उसने आवारागर्दी की आदत डाली। एक बात इंपॉर्टेंट कि अगर आपको वॉल्यूम कम लगती तो प्लीज़ दोस्तों वॉल्यूम फुल कर कर आप वीडियो सुने। मे बी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा अगर वॉल्यूम कम है तो, क्योंकि इससे ज़्यादा तेज़ मैं अपनी वॉल्यूम नहीं कर सकता। तो यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है जो रूसो है ना, वो एक आधुनिक विचारक है, एक आधुनिक फ्रांसीसी दार्शनिक है। ठीक है, लेकिन है तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक, लेकिन रूसो का जन्म जेनेवा में हुआ था। और जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, बाद में उसके जो पूर्वज थे वो क्या करते हैं, फ्रांस में आकर बस जाते हैं। और बचपन के दिनों में रूसो को कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसकी आदत ख़राब हो जाती है, वो आवारागर्दी वगैरह करने लगता है, मतलब थोड़ा बिगड़ सा जाता है। वह 1742 में धन कमाने की इच्छा से पेरिस गया, जो उन दिनों यूरोप का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र था। परंतु वहां भी उसे बरसों तक निराशा और असफलता ही हाथ लगी। वेनिस इस बीच उसे वेनिस में फ्रांसीसी राजदूत के सचिव की नौकरी मिल गई। इस तरह वह इटली भी आया, परंतु एक अधिकारी से झगड़ा होने पर उसे वहां से निकाल दिया गया। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें रूसो के मतलब समय की, तो रूसो का जो जन्म था वो 1712 में हुआ था और उसकी जो मृत्यु थी वो 1778 में हुई थी। तो ये उसका समय काल है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये उसका टाइम पीरियड था, ये आपको समझ में आ गया। 1742 में उसे राजदूत के सचिव के रूप में काम करने का मौका मिलता है और वो इटली भी चला जाता है। वेनिस कहाँ पर है? तो वेनिस इटली का एक प्रमुख शहर रह चुका है, एक प्राचीन शहर रह चुका है। 1750 में उसके जीवन में एक मोड़ आया जिसने उसे रातों रात महान व्यक्ति बना दिया। दोनों की अकादमी, दोनों मतलब एक थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है। दीजों दीजों ठीक है, यहाँ पे ना की जगह जा होगा। दीजों की दा में भी मतलब थोड़ी सी गड़बड़ है, तो दीजों होगा। दीजों की अकादमी ने एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जिसका विषय था, क्या विज्ञान और कलाओं की प्रगति ने नैतिक आदर्शों को दूषित कर दिया है या परिष्कृत किया है? हैज़ द प्रोसेस ऑफ साइंस एंड आर्ट कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्योरिटी मोरल? रूसो ने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर न केवल पारितोषिक प्राप्त किया, यानी कि एक इनाम जीता, बल्कि इससे साहित्य जगत में भी उसकी प्रसिद्धि ख्याति फैल गई। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको अगर कोई चीज़ मिसिंग भी लग रही है तो आप उसके लिए घबराएं ना, क्योंकि यहाँ पर आपको बस नॉर्मली समझना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मैक्सिमम आपको चांस है कि आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली आपके एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप खुद ही समझ के काफ़ी अच्छे से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बस आप समझिए बात को। तो यहाँ पर एक नया मोड़ आता है रूसो की लाइफ में। कब आता है? जब एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। एक अकेडमी होती है दीजों, ठीक है, एक अकेडमी है दीजों जो एक निबंध प्रतियोगिता कंपटीशन आयोजित करती है। कंपटीशन का जो विषय था, सब्जेक्ट था, वो था कि क्या विज्ञान और कला ने
जो प्रगति है, मतलब जो कला और विज्ञान आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, क्या उसने नैतिक आदर्शों को दूषित कर दिया है, जो नैतिक भावना होती है उसको कमज़ोर किया है, या उसको और भी अच्छा परिष्कृत या प्योरिटी कर दिया है? तो रूसो ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और रूसो जीतता है, उसे इनाम मिलता है और उसे काफ़ी उसकी मतलब प्रसिद्धि हो जाती है। रूसो का यह निबंध उसकी चर्चित कृति डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, विज्ञान और कलाएं एवं वार्ता, एक वार्ता के रूप में प्रकाशित हुआ। अब रूसो ने जो निबंध लिखा था ना, वो एक बुक के रूप में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था विज्ञान और कलाएं एक वार्ता, या डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट। इसके अंतर्गत रूसो ने यह मान्यता रखी है कि वैज्ञानिक और साहित्यिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप साधारणतः सारा समाज नैतिक दृष्टि से भ्रष्ट हो गया है। अब रूसो ने जो दोस्तों निबंध लिखा था ना, अब उसमें था क्या, तो उसमें ये सारी बातें थी कि जो विज्ञान, जो कला, साहित्य है, जो उसकी जो गतिविधियां हैं, उसने क्या किया है, उसने समाज को नैतिक दृष्टि से भ्रष्ट कर दिया है, करप्ट कर दिया है। ठीक है, ये सारी बातें उसने अपने निबंध में लिखी। आगे चलकर अपनी प्रसिद्ध कृति का मतलब बुक, किताब, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी, विषमता की उत्पत्ति यानी कि असमानता की उत्पत्ति और आधार पर वार्ता। अब उसने एक और किताब लिखी थी, यहाँ पर उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, के अंतर्गत रूसो ने एक तर्क दिया कि मनुष्य शुरू में पशुओं की तरह प्राकृतिक दशा में अकेले शांतिपूर्वक रहते थे। समाज के निर्माण के साथ ही उनमें हैसियत, संपदा और शक्ति विषमताएं यानी कि असमानताएं पैदा हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया, नॉर्मली आप बस ये समझिए कि रूसो एक निबंध कंपटीशन में भाग लेता है, जहाँ पर वो अपने विचारों को लिखता है। विचार में वो क्या कहता है कि जो कला है, जो विज्ञान है, उसकी जो प्रगति है, वो जैसे-जैसे बढ़ रहा है, उसने समाज को भ्रष्ट कर दिया है। समाज में जो नैतिकता भावना थी, उसको ख़त्म किया है। और फिर उस चीज़ को अपनी किताब में प्रकाशित किया जाता है। रूसो ने जो निबंध लिखा था, उसको एक किताब में प्रकाशित किया जाता है, जिसे रूसो की किताब कहा जाता है, जिसका नाम था डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स। ठीक है, ये रूसो की किताब के रूप में प्रकाशित होती है, जो उसने निबंध लिखा था वो। ठीक है, अब वो दूसरी किताब लिखता है, जिसका नाम होता है विषमता पर वार्ता, या जो इनइक्वालिटी थी उसको लेकर वो एक किताब लिखता है। असमानता, इनइक्वालिटी मतलब असमानता। अब वो कहता है, अब दूसरी किताब में अपनी रूसो, कि जो मनुष्य था ना, वो पहले प्राकृतिक दशा में, स्टेट ऑफ नेचर, आपको पता ही है ना, प्राकृतिक दशा, जब स्टेट यानी कि सरकार वगैरह नहीं थी, कोई राज्य नहीं था, तो उससे पहले जो प्राकृतिक दशा थी, उसमें मनुष्य पशुओं की तरह रहते थे शुरू में, ये रूसो कहता है। इसके बाद रूसो कहता है फिर मनुष्य समाज का निर्माण कर लेता है, और फिर समाज के अंदर हैसियत आ जाती है, ऊंचा नीचा जैसे स्टेटस होता है, हाई स्टेटस, लो स्टेटस आ जाता है लोगों का। फिर संपदा, वेल्थ, शक्ति, जो ये चीज़ें हैं, इनकी असमानताएं दिखाई देती हैं। तो रूसो यही कहता है कि प्राकृतिक दशा में सब समान थे, नॉर्मली सब कुछ शांतिपूर्वक रह रहे थे, लेकिन समाज का जब निर्माण होता है तो ये असमानताएं पैदा हो जाती हैं। इस तरह राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं रूसो के समस्त चिंतन का विषय बन गई, जिसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति 1762 में उसकी दो प्रसिद्ध कृतियों ईमील तथा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध के रूप में सामने आई। तो ये जो विचार था ना दोस्तों, अभी हमने पढ़ा रूसो का जो विचार, जो ये समस्याएं थी, राजनीतिक सामाजिक समस्याएं थी, ये रूसो के चिंतन में प्रमुख विषय के रूप में बन गई। और फिर रूसो ने जो अपनी किताबें लिखी, जो प्रसिद्ध किताबें हैं, जैसे कि ईमील और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इन किताबों में इसने अपने विचारों को व्यक्त किया। रूसो ने अपनी विलक्षण यानी कि अपनी बहुत अच्छी प्रतिभा से सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत को एक नया मोड़ दे दिया। टॉमस हॉब्स ने अनुबंध का विचार प्रस्तुत करके पूर्ण सत्तावाद का समर्थन किया था। जॉन लॉक ने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकाला था कि वैध शासन शासितों की सहमति पर आधारित होना, जो शासन है वो शासितों की सहमति पर आधारित होना चाहिए। देखो दोस्तों,
जो टॉमस हॉब्स थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने कहा था ना, जो राज्य है ना वो ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। और जो जॉन लॉक थे, उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा था जो जनता है वो ज़्यादा शक्तिशाली होनी चाहिए और राज्य को एक लिमिट में अपना शासन करना चाहिए। राज्य का काम बस थोड़ा-सा ये है कि वो सुरक्षा करे लोगों की बस। जनता ही मेन है, ये जॉन लॉक ने कहा था। ठीक है? इसे हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा है। मैंने बस एक समरी के तौर पर आपको ये सारी बातें बताई। तो टॉमस हॉब्स ने राज्य को प्रमुखता दी थी बहुत ज़्यादा और जॉन लॉक ने जनता को ज़्यादा अहमियत दी थी और जो राजा थे, जो शासक थे, उसको कम आँका था। अब रूसो ने क्या किया? रूसो ने सामान्य इच्छा की संकल्पना प्रस्तुत करके जॉन लॉक की लोकप्रिय प्रभुसत्ता के विचार को हॉब्स के पूर्ण सत्तावाद के साथ मिला दिया। रूसो के क्रांतिकारी विचार फ्रांसीसी क्रांति के लिए प्रेरणा के स्रोत सिद्ध हुए। मतलब रूसो ने क्या किया, जो हॉब्स का जो सिद्धांत था पूर्ण सत्तावाद का और जो लॉक का जो सिद्धांत था, उनको मिला दिया। मतलब एक तरफ लॉक ने बहुत ज़्यादा बल दिया कि जो राज्य है वो अपनी शक्तियों को कम करे और उसका काम बस लोगों की सुरक्षा वगैरह करना है। और हॉब्स ने राज्य को प्रमुखता दी थी कि जो जनता है उसे राज्य की सारी बातें माननी चाहिए। तो इन दोनों के विचार को उसने मिलाने का प्रयास किया है कि समझ लो मिडल पाथ अपनाने का प्रयास किया, जिसे सामान्य इच्छा कहा जाता है। दोस्तों, जब हम इसके अलग-अलग सिद्धांतों को, सामान्य इच्छा हो गया, दूसरे जो सिद्धांत हैं उनको जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि रूसो के विचार से फ्रांसीसी जो क्रांति थी उसको काफ़ी प्रेरणा मिली थी। उसकी प्रतिभा राजनीति, शिक्षा, धर्म और साहित्य सभी क्षेत्रों में मुखरित थी। मतलब सभी क्षेत्रों में उसकी प्रतिभा दिखाई देती है। उसने प्रकृति की ओर लौट चलो, रिटर्न टू नेचर का आह्वान किया, जिससे वॉल्टेयर सरीखे विचारक तो रुष्ट हुए, मतलब नाराज हुए। परंतु उसी से प्रेरणा प्राप्त करके अंग्रेजी के कवि विलियम वर्थ तथा अन्य रूमानी कवियों ने, जो रूमानी रोमांटिक यहाँ पर वर्ड है उसको अभी समझाएंगे जब हम आगे की टॉपिक पढ़ेंगे, कवियों ने कमनीय काव्य, बहुत अच्छे अच्छे काव्य की रचना की। देखिए दोस्तों, उसकी जो प्रतिभा थी, उसने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाई थी और उसने कई सारे जो सिद्धांत दिए थे उससे बहुत सारे जो विचारक थे वो नाराज भी हुए थे, लेकिन बहुत सारे विचारकों ने उससे प्रेरणा ली। जैसे कि टी.एच. ग्रीन ने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को आदर्श दर्शन का रंग देकर नई दिशा में विकसित किया। समकालीन राजनीति सिद्धांतों के अंतर्गत फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए विचारकों ने रूसो के चिंतन को मार्क्सवाद के साथ मिलाकर नव मार्क्सवाद को बढ़ावा दिया। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो टी.एच. ग्रीन है ये भी एक विचारक हैं। इन्होंने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को और भी ज़्यादा विकसित किया, आदर्शवाद के साथ उसे जोड़ा। इसके अलावा जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो विचारक थे, जो लोग थे, उन्होंने भी इनके विचारों का, रूसो का के विचारों का प्रयोग करके नव मार्क्सवाद को बढ़ावा दिया। नव मार्क्सवाद क्या है आप जानते होंगे, पहले भी वीडियोस इस पर बन चुकी है, इतना भी डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब बात करें फ्रैंकफर्ट स्कूल की, तो ये जर्मनी में, पश्चिमी जर्मनी में एक स्कूल है जो रिसर्च वगैरह करता है। तो एक स्कूल नहीं है, एक विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी है, उसका एक ग्रुप था फ्रैंकफर्ट स्कूल जिसे नॉर्मली कहा गया, जिसने रूसो के विचारों से प्रेरणा लेकर नव मार्क्सवाद को बढ़ावा दिया था। अपने समय में रूसो को यथेष्ट महत्व नहीं मिला, बल्कि उसके मौलिक विचारों के कारण उसकी बहुत भर्त्सना की गई। परंतु बाद के राजनीतिक चिंतन पर उसका प्रभाव लगातार बढ़ता गया। देखो दोस्तों, अगर हम उसके समय की बात करें कि रूसो ने जिस समय अपने विचारों को दिया, बताया, क्या उस समय उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई, उसकी प्रसिद्धि हुई? नहीं। जिस समय रूसो ने अपने विचारों को सामने रखा था उस समय उसकी बहुत सारी बुराई की गई, उसके विचारों का बहुत सारे विचारकों ने बुराई करी। लेकिन समय के साथ उसके विचारों को महत्व दिया जाने लगा और लगातार उसके विचारों का प्रभाव बढ़ता गया। आज के इस वीडियो में हमने कई सारी बातें की, अगर हम उसकी एक समरी देख लें तो काफ़ी यूज़फुल होगा। समरी देखना इंपॉर्टेंट है। अगर हम समरी देखें तो हमने ये देखा कि रूसो जो है वो एक आधुनिक विचारक है, फ्रांस का दार्शनिक था वो, ठीक है।
रूसो वेनिस भी गया था, राजदूत के सचिव के तौर पर उसने काम भी किया था। रूसो की एक लाइफ में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जब वो एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है जिसका नाम था जिसका विषय था कि क्या विज्ञान और कला ने नैतिकता को कम किया है या बढ़ाया है। तो उसने इस विषय पर अपने विचार दिए। फिर उसके विचारों उसने जो निबंध लिखा था उसकी के ऊपर उसने फिर एक बुक भी लिखी, एक बुक प्रकाशित हुई, डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स। ठीक है, फिर एक और बुक उसके द्वारा लिखी जाती है, फिर वो प्रकाशित होती है जिसमें वो प्राकृतिक दशा की बात करता है, जिसमें वो बात करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, फिर जिसमें वो बात करता है असमानता की। तो ये सारी चीज़ें उसने रखी हैं, ये सारे विचार रूसो के हैं। और बहुत सारे जो विचारक हैं उससे प्रेरणा लेकर उन्होंने आगे कई सारे सिद्धांतों की रचना की और फ्रांसीसी क्रांति पर रूसो के विचार का एक प्रमुख प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ तक हमने दोस्तों रूसो के सामान्य परिचय को देखा, नॉर्मली देखा कि रूसो क्या था, रूसो कब का दार्शनिक था, ये इसको देखा, रूसो ने क्या काम किया, उसके मुख्य विचार क्या थे, इसको हल्का हल्का देख लिया है। अब हम इसके मेनली सिद्धांतों को नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे और जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ उन सभी सिद्धांतों को आप एक बार ज़रूर देख लेना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार अगर नहीं देखोगे तो आप अगर एक बार उनके विचारों इसके सिद्धांतों को नहीं देखोगे तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम में मेनली सिद्धांत पूछे जाएँगे। ये जो वीडियो थी वो अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। एक बार, 2 बार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो ये इनफ है। आप बस एक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए रूसो के बारे में, ताकि आपको आगे के टॉपिक समझ में आए। आगे की टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ उन सभी टॉपिक को आप देख लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना। थैंक यू।